नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म और आज हम बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं और ये हमारे पूरे बालाघाट ज़िले के लिए भी गौरव की बात है। आज हमारे साथ हैं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग सदस्य मौसम बिसेन जी। सबसे पहले तो हमारे चैनल और हमारे पूरे दर्शकों की ओर से बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। धन्यवाद। इस बातचीत की शुरुआत यहीं से करेंगे मौसम जी कि ये जो प्रदेश स्तर पर इतना बड़ा पद बालाघाट की झोली में आया है और आपको ये सौभाग्य मिला है इसमें अपनी सेवाएं देने का, क्या कुछ एहसास है मन में इस वक्त, कैसी अनुभूति है? देखिए, ये बात एकदम स्पष्ट है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार जिस विचार और मंशा के साथ काम कर रही है कि हमें हर जाति वर्ग समाज के लिए, उत्थान के लिए, उन्हें विकास की धारा से जोड़ने के लिए काम करना है, जिसके निमित्त पिछले दिनों 2021 में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन हुआ और उस समय भी सौभाग्यवश मेरे पिता श्री गौरी शंकर जी बिसेन को उसके अध्यक्ष का दायित्व मिला। चूंकि वो मसला नगरीय और पंचायत चुनाव में आरक्षण के साथ चुनाव का था और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करते हुए आयोग द्वारा जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, सरकार के साथ के द्वारा अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा गया और उसके द्वारा हमें सफलता हासिल हुई और एक ऐतिहासिक कदम मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ और पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव आरक्षण के साथ संपन्न हुए। अब जो मसला है, चूंकि 27% आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में जो वस्तुस्थिति है वो स्पष्ट नहीं है, वो पेंडिंग है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के बेटे बेटियों को, उनके लोगों को और जितना अच्छा लाभ दे सकें, जिसमें जो लंबित प्रकरण 27% आरक्षण का है, जिसको लेकर बहुत सारी विभागों में अन्य स्थानों पर भ्रम की स्थिति है। आयोग का पहला कदम उस पूरी रिपोर्ट को तैयार करके अपना पक्ष रखना, सरकार को अपनी सलाह देना, जिसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार एक अच्छा कदम उठा सके जो पिछड़ा वर्ग के हित में हो। और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगी कि ये विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया हुआ एक उठाया हुआ कदम है और मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, चूँकि हम सब वैसे तो सबका साथ सबका विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम दूसरे पहलू को देखें तो हमारे बालाघाट में भी बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोग होते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले दिनों सदन में भी कहा है कि हम 27% आरक्षण लाके रहेंगे और इसको लेकर जमीन स्तर पर वास्तविक आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, प्रामाणिकता के साथ आयोग दिन रात मेहनत करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है और सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट रखने जा रहा है, जिसके बाद मुझे लगता है कि सदन में आकर बिल पेश होकर एक अच्छा कानून बनेगा। हम सब यही चाहेंगे कि जैसा नाम है पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, तो पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु जो आवश्यक पहलू हो उसकी तह तक जाए और ऐसा मजबूत यहाँ पर कानून बने जिसके माध्यम से हमारे पिछड़ा वर्ग के समुदाय के जो वंचित लोग हैं, जो जिनकी सामाजिक भागीदारी कम है, जो वास्तविक रूप से उस बात की पात्रता रखते हैं, उन्हें उसका लाभ हो। जी, चूंकि बालाघाट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं इस आयोग में, यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे ओबीसी वर्ग में काफ़ी लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा है, चाहे नौकरी को लेकर कहें या सीटों को लेकर कहें। तो आपकी तरफ से क्या अप्रोच रहेगी, विशेष तौर पर मौसम बिसेन की एक हम सोचें कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, रणनीति रहेगी इस पूरे विषय को लेकर, तो क्या रहेंगे आपके विचार? जैसा मैंने पहले कहा कि जब नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में तात्कालीन 2021 से 23 के कार्यकाल में आयोग द्वारा जिलेवार जाकर भ्रमण करके आंकड़े इकट्ठा किए गए, अभी उसको तराशते हुए हम जो साक्ष्य हैं कि वास्तविक आंकड़ा क्या है, इसको हम कलेक्ट कर रहे हैं। कुछ और संगठनों के द्वारा, कुछ और संस्थाओं के द्वारा और भी आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हम अपना पक्ष पूरी तथ्यों के साथ, मजबूती के साथ रखें। चूँकि आयोग में मुझे महिला सदस्य के रूप में जिम्मेदारी मिली है और दो दृष्टि से हमारा बालाघाट अपनी एक अलग पहचान रखता है। जहां पूरे देश में महिलाओं के अनुपात में बालाघाट आगे है, वहीं दूसरी ओर अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोगों में भी हमारा की जनसंख्या में भी बालाघाट आगे है। सवाल सिर्फ जनसंख्या का नहीं है, सवाल उस भागीदारी का है
जो उन्हें सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और अन्य क्षेत्र में अपने प्रतिनिधित्व को मौका मिले। और जैसा पिछली बार सफलता मध्य प्रदेश की सरकार ने हासिल करी, वैसे ही इस बार भी सफलता के साथ हम एक निर्णायक कदम और परिणाम की ओर आगे आएंगे, जो मध्य प्रदेश में के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। जी, बालाघाट की अगर हम बात करें तो विशेष तौर पर यहाँ जिस तरह आपने कहा कि महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है, सांसद जो है महिला है, विधायक महिला है, नगर पालिका अध्यक्ष महिला है और अब आयोग सदस्य भी बालाघाट से जो है वो आप हैं, तो एक मतलब क्या आप अंतर देखती हैं या कुछ क्या अंतर देखना चाहती हैं आज से 4 से 5 साल बाद की, और महिलाओं की स्थिति को किस तरह सुदृढ़ कर पाएंगे हम? मैं जिस विचार के लिए काम करती हूँ, हमारी सरकार ने, हमारे संगठन ने सदैव मातृशक्ति को प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए सदैव हम सबको मौका दिया है। चाहे हम संगठन में 33% आरक्षण की बात करें या नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा 2023 सितंबर में जो बिल लाया गया, जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित कर दिया कि अब लोकसभा और विधानसभाओं में भी महिला बहनों का प्रतिनिधित्व होगा। ये बहुत अच्छा कदम सरकार का है, संगठन का है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। चाहे क्षेत्र की बात करूँ, परिवार की बात करूँ, विचारधारा की और राजनीतिक परिवार की बात करूँ, हम सब इसी भाव से हैं कि महिलाओं को भी मौका मिले। और यह भी सत्य है, चूंकि आप भी एक महिला हैं माधुरी जी, बहुत अच्छे तरीके से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में सच्चाई को सामने लाकर जनता तक जानकारियों के माध्यम से अपनी भूमिका अदा करती है। हम जानते हैं कि इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जब जब महिलाओं को अवसर मिला है, परिणाम निकलकर सामने आए हैं। और बालाघाट आज भी अपनी एक अलग पहचान रखता रहा है और हम सब सामूहिकता के साथ परस्पर स्वार्थ भाव को अलग रखकर हर क्षेत्र की महिलाओं के साथ जुड़कर हम प्रयास करेंगे कि बालाघाट के में एक अच्छा विकास हो, यहाँ की महिलाओं को और मौके मिले और जिस मंशा के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं कि देश की आधी आबादी को भी प्रतिनिधित्व मिले, हम मजबूती के साथ उनको उनका स्थान दिलाएंगे और अपने बालाघाट की एक अलग पहचान बनाएंगे। जी, आपके राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें मौसम जी, तो बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। कई बार ऐसा हुआ कि आपके नाम की पिछले ही विधानसभा चुनाव में टिकट फाइनल होने के बाद आप चुनाव में नहीं पार्टिसिपेट कर पाई। इस बार आपको मौका मिला, ये अप्रत्याशित था या मन में कहीं लग रहा था कि संगठन मुझे अपने ध्यान में रखेगा? मुख्य रूप से अगर हम कहें तो वैसे तो बचपन से इसी माहौल में पली बढ़ी हूँ, लेकिन 2014 से मैं अग्रणी होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। 2014 में भी मैंने नहीं मांगा कि मुझे लोकसभा चाहिए, 2019 में भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता की कीमत है। संगठन में मुझे दायित्व मिला, पूर्व में प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में, पिछले कार्यकाल में जिले की महामंत्री के रूप में मैंने संगठन में काम किया। भाजपा में यह तो तय है कि मांगने से कुछ नहीं मिलता। पिछले दिनों 2023 में जरूर मुझे विधानसभा की टिकट मिली, चूंकि मैं लंबे समय से काम कर रही थी। पार्टी ने मेरे कामों का, मेरी सारी क्षमताओं का आकलन करके, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं एक बड़े राजनीतिक परिवार की बेटी हूँ, इसलिए कि वाकई मैंने जमीन पे मेहनत की थी, मुझे अवसर दिया। लेकिन व्यक्तिगत कारणों के कारण, चूंकि बहुत सी चीजें मीडिया में कहने की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे किसी ने लेड पॉइजनिंग करा दिया और वो एक स्वास्थ्य कारणों से मुझे पीछे हटना पड़ा और टिकट मिलने के बाद भी मैं चुनाव लड़ने में असक्षम थी, मैं नहीं लड़ पाई। परिणाम जो भी कुछ हुए, मैंने कभी राजनीति में, पिछले दिनों भी जब पहली साक्षात्कार आपके साथ मेरा हुआ था, इंटरेक्शन, तब भी मैंने कहा था कि मेरे जीवन का लक्ष्य विधायक और सांसद बनना नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि जितनी जिंदगी है हम सेवा के साथ आगे बढ़ें। ये मेरे लिए बहुत बड़ी विरासत और पूंजी है कि एक राजनीतिक परिवार में जिसके माता और पिता दोनों ने सेवा के माध्यम को अपने जीवन में अंगीकार करके पूरे जीवन को जनसेवा के लिए समर्पित किया है। और अगर आज पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो किसी मांगने से नहीं, उन्होंने स्वयं तय किया कि हमें मौसम को इस क्षेत्र में इस दिशा में काम करने के लिए अवसर देना है। और इसलिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी और पूरे प्रदेश संगठन और नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और साधुवाद देती हूँ। और आपके माध्यम से भी यही कहना चाहती हूँ कि यह जो अवसर मिला, मैं अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ जो न्याय होगा, जो तर्कसंगत होगा, जो वास्तविक अर्थों में हमारे
समाज के लोगों के लिए हितकारी होगा, उसी दिशा में आगे बढ़ूंगी, उसी दिशा में काम करूंगी और एक अच्छे निर्णायक परिणाम तक हमारी पूरी टीम आयोग के माध्यम से पहुंचेगी। जी, राजनीतिक परिवार से आप ताल्लुक़ रखती हैं, विशेष तौर पर गौरीशंकर बिसेन जी कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं महाकौशल क्षेत्र के। राजनीतिक गुरु कौन है आपके, ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ऑन कैमरा बार बार ये बात उठती रही है कि मौसम जी किससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ी हैं, कौन से गुण उन्होंने आत्मसात किए हैं। साथ साथ एक पैरेलल आरोप ये भी लगता रहा है कि परिवारवाद जो है वो कहीं ना कहीं आ जाता है कि क्यों मौसम बिसेन जी का चुनाव हुआ। तो ये पहला सवाल है कि राजनीतिक गुरु कौन है, और ये परिवारवाद वाले सवाल का क्या जवाब आप देंगे? देखिए, हमारी खून में, रगों में, रोम रोम में भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का जो अंत्योदय है, जो समाज के अंतिम छोर का विकास करना, वही हम सबका जो कहते हैं गुरु बोलिए, मार्गदर्शक है। इसमें कहीं संशय नहीं है कि प्रेरणा ज़रूर मुझे मेरे माता पिता से मिली है। दूसरी बात जो आपने कही कि राजनीतिक परिवार से क्यों मौसम को मौका, चूँकि एक बात बड़ी अच्छी अच्छी लोगों को दिखती है दूर से कि राजनीतिक परिवार है, ये है, वो है, लेकिन मैं हमेशा हर मंच पे कहती हूँ कि राजनीतिक परिवार में जन्म लेने वाले बेटे बेटियाँ या मुझ जैसे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, वास्तविक अर्थों में अगर हम उनके जीवन को देखें तो हमने अपने परिवार में कभी पारिवारिक माहौल तो देखा ही नहीं। एक जो पिताजी की हमेशा की व्यस्तताएं रही, हमेशा उन्होंने जैसा उनका जीवन रहा है, व्यक्तित्व और कृतित्व रहा है, ज़मीन से जनता से जुड़े हुए सदैव, चाहे सुबह का 6 बजे हो चाहे रात के 12 बजे हो, वो जनता के लिए उपलब्ध रहे हैं। और इसीलिए राजनीतिक रूप से सेवा के भाव को कैसे हम आगे बढ़ें, इसकी कदम कदम पर प्रेरणा और शिक्षा मुझे मेरे पिता से मिली है। और मेरा भी हमेशा यह प्रयास है कि ये सिर्फ अवसर है, ये एक जिम्मेदारी है, ये कोई पद नहीं है। और मैंने कभी भी हमेशा इसी बात को कहा है कि मैं किसी पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, सेवा भाव के से इस क्षेत्र में आगे आई हूँ, और जहाँ जैसा अवसर मिलेगा अपनी ओर से सदैव अच्छा करने का प्रयास करूँगी। जी, तमाम जनता बहुत आशा भरी नज़रों से आपको देख रही है मौसम जी। चलते चलते इस साक्षात्कार के अंत में क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगी, किस तरह से आप बालाघाट को एक नई दिशा देने का काम करेंगी? इस क्षेत्र, विशेष रूप से बालाघाट विधानसभा और बालाघाट जिले की जनता ने, जो राजनीति से जुड़े हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और जो गैर राजनीतिक परिवार भी हैं, सभी ने अपूर्व प्रेम, विश्वास और आस्था मेरे पिता श्री गौरीशंकर जी बिसेन और भारतीय जनता पार्टी संगठन में दी है। चूंकि मैं बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ हूँ, जहाँ आयोग की सदस्य के रूप में हूँ, वहीं भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदार कार्यकर्ता भी हूँ, वहीं गौरीशंकर जी बिसेन, रेखा बिसेन की बेटी भी हूँ। मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ भी, जिस भी रूप में आपको लगे कि हमारे द्वारा ये काम होने चाहिए, हम अपनी मंशा के अनुसार अपने ओर से तो जरूर अग्रसर हैं, लेकिन आप स्वयं भी, सब भी परिवार का हिस्सा हैं। और इसीलिए सभी से कहना चाहती हूँ कि हम सबके इसी प्रकार से प्रेम, आशीर्वाद आप सबका मिलता रहे, क्योंकि ये तो महज एक शुरुआत है। अभी बहुत हमें आगे आकर जो काम बालाघाट के अधूरे हैं, कई अनेक उपलब्धियां हमारे जिले और हमारे क्षेत्र को जरूर मिली है, लेकिन हम सब का यही प्रयास होगा कि ये पूर्णता नहीं है, यह तो एक मुकाम है, अभी मंजिल और है। इसलिए सभी का आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह इसी प्रकार मिलता रहे और हम सब एक अच्छे भाव के साथ आगे बढ़ें और अपने बालाघाट में जिस प्रकार से परस्पर प्रेम सहयोग की मिसाल बालाघाट है, यही भाव हमारा बना रहे और बालाघाट की अपनी एक अलग पहचान बने। जी, मौसम जी, हमसे बातचीत करने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हमारे साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग सदस्य मौसम बिसेन। अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान, जानने के लिए देखना मत भूलिए थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।